जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, जहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। क्योंकि दोस्तों लगातार जो है हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है मैं आपको जो है पूरी तरीके से पूरे अनुच्छेदों को बता चुका हूँ। साथ ही साथ दोस्तों जो है संसद के बारे में बता चुका हूँ और साथ ही साथ संविधान सभा के बारे में बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपके जो राष्ट्रपति का टॉपिक है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। और जो स्टूडेंट दोस्तों नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के पश्चात कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर आप दिलाते हो, वहाँ से राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका जो है आसानी से जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बिल्कुल दोस्तों डायग्राम से आपको मैं समझाने वाला हूँ, पॉलिटी पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलिए देखते हैं। दोस्तों मैंने संसद के बारे में आपको बताया, तो चूंकि संसद जो है अनुच्छेद 79 में है, जिसमें और संसद किसको कहते हैं दोस्तों, जिसमें आपका राज्यसभा और लोकसभा दोनों जो है निहित होते हैं। और जब इन दोनों के साथ जो है दोस्तों, दोनों सदनों के साथ जब राष्ट्रपति इंक्लूड हो जाता है, तो इन सभी को क्या कहा जाता है दोस्तों, संसद के नाम से जाना जाता है। और पर्टिकुलर सभी के लिए दोस्तों अलग अलग अनुच्छेद जो है संविधान में लिखी गई है। तो अनुच्छेद जो है 80 में जो लिखा गया है वो राज्यसभा के बारे में, और लोकसभा के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 81 में लिखा गया है। इसके बारे में मैंने डिटेल बता दी है दोस्तों पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जो है दोस्तों आपको भारत का संविधान नाम का मिलेगा, वहाँ पास आपको पूरा जो वीडियो है एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों मुख्यतः भाग 5 के अंतर्गत आता है। तो भाग 5 में बहुत सारी आती हैं, जिसमें संघ से रिलेटेड जो है सारे अनुच्छेद उसमें शामिल है। बात कही जाए दोस्तों, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक के आर्टिकल जो हैं वो भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। जिसमें से जो राष्ट्रपति के लिए पर्टिकुलर अनुच्छेद जो लिखा गया है वो अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर के 61 तक दिया गया है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग पूरा डिटेल करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए अब बताते हैं राष्ट्रपति होता कौन है। तो राष्ट्रपति कौन होता है दोस्तों, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति कहलाता है। तो प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, आपने बचपन में जब क्लास 8th में 7th में आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति का भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। उसी तरीके से संवैधानिक प्रावधान जो होता है दोस्तों, प्रधान जो होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। इसके अलावा तो जो राष्ट्रपति होता है केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का जो है प्रमुख होता है। ठीक है, नाम मात्र मतलब दोस्तों जब संविधान का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसको पारित करने के लिए सिर्फ सिग्नेचर की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति की। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सिर्फ नाम मात्र का होता है। दरअसल में मुख्य तौर पर जो होता है कार्य को संभालने वाला पूरी तरीके से वो किसके हाथ में होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रमुख के नाम से जाना जाता है। किसको, राष्ट्रपति को? बिल्कुल नहीं। तो वास्तविक प्रमुख किसको कहा जाता है, प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ठीक है, तो और यहाँ पास यह है वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री हो गया, और नाम मात्र का कौन रहता है दोस्तों, आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो अनुच्छेद 52 है। तो अनुच्छेद किसमें, 52 में राष्ट्रपति जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये जो है लिखा गया है। आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हो दोस्तों, जैसे क्या होता है ताश के पत्ती में क्या होता है, 52 पत्ते होते हैं और क्या होता है दोस्तों, वो जो 52 होता है वो क्या हो जाएगा, राजा। ठीक है, वही क्या होगा, किंग। तो भारत का राष्ट्रपति कौन होता है दोस्तों, अनुच्छेद 52 के तहत जो है बताया गया है। तो इस तरीके से आप जो है ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है। इनमें कहा गया दोस्तों कि संघ की जो कार्यपालिका जो शक्ति है वो पूरी तरीके से किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। भारतीय संघ की जो कार्यपालिका है उसकी सारी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन वो दो तरीके से होगा दोस्तों, एक जो है औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष के रूप में, और दूसरा जो है वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पूरी तरीके से व्यवस्था जो है दोस्तों जो है राष्ट्रपति के हाथों में होगा। एक तो ऑफिशियली तरीके से होगा, एक तो जो है दोस्तों रियल तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से दो भागों में बटा हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति आया है तो राष्ट्रपति कहाँ से आएगा, जब उसका क्या होगा, चुनाव होगा, निर्वाचित होंगे, तभी जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक है, तब तो वहाँ से राष्ट्रपति चुनेंगे, तो वही क्या बनेगा, भारत का राष्ट्रपति बनेगा। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 54 है इसके तहत क्या होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अर्थात जो है इलेक्शन ऑफ जो है प्रेसिडेंट, मतलब जो है राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और दोस्तों जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ये कौन कराता है, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये किसके द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो है कौन कराता है, ये जो कराता है चुनाव आयोग करता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है इसका जो है पूरी तरीके से निर्वाचन कराता है। और दोस्तों यहाँ पास जो है निर्वाचन मंडल के द्वारा जो है यह चुनाव में वोटिंग किया जाता है। तो निर्वाचन मंडल के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन आते हैं,
इसमें दोस्तों कन्फ्यूज़न कहाँ पास होता है, देखिए प्रश्न में ये पूछ देता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है कौन कराता है, निर्वाचन मंडल, आयोग जो है वो कराता है, या आपका जो है आपका एक और जो है आता है दोस्तों, क्या नाम है उसका, जिसको निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। तो रियल में कौन कराता है दोस्तों, ये जो कराता है वो चुनाव आयोग कराता है, और कौन करता है, निर्वाचन मंडल करता है। अब दोस्तों आपको जानना होगा, इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचन मंडल क्या होता है। तो दोस्तों चुनाव आयोग के बारे में आपको पता ही होगा कि जो चुनाव कराता है सारी जिम्मेदारियों को अपने पास रखता है, कि चुनाव करवाने के पश्चात निर्णायक जो है उसको ये सब कराना, ये किसके अंतर्गत आता है, चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है। लेकिन जो वोटर होते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है दोस्तों, इसमें निर्वाचन मंडल कहलाता है। जैसे ये और जो है दोस्तों निर्वाचन भी दो तरीके से होता है, आपको पता ही होगा, एक प्रत्यक्ष होता है और दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो इसके बारे में तो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए प्रत्यक्ष में क्या होता है, जिसमें आम जनता जो है चुनाव करता है, वोट करता है, वो उसको क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कहलाता है। और जो दूसरा होता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में जो है दोस्तों आम जनताएं जो है वोट नहीं करती, वही क्या कहलाता है, आपका अप्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे क्या हो गया, राज्यसभा के सदस्यों को चुनना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। ठीक है, उसी तरीके से राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें जो है सामान्य जो नागरिक हैं वो है पूरी तरीके से इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पास जो है निर्वाचन मंडल, तो निर्वाचन मंडल के अंतर्गत कौन आता है, पहला तो आता है आपका सांसद। ठीक है, संसद में कौन आता है दोस्तों, आपका जो है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ये दोनों सदनें जो है इसमें आती है। तो यहाँ पास लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो इस वोट में पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ ही साथ जो है दोस्तों दूसरा जो भाग है वो विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो, तो विधानमंडल के सदस्य में जो दोस्तों आपका जो है विधानसभा और कौन आता है, विधान परिषद आता है। तो लेकिन इस जो चुनाव है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें क्या होगा दोस्तों, सिर्फ विधानसभा के सदस्य ही जो है पार्टिसिपेट करते हैं, विधान परिषद के नहीं करते। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि इनमें से जो कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ऑप्शन दिया रहता है दोस्तों आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए अब प्रश्न ये दिमाग में आ रहा होगा कि विधान परिषद जो है इस निर्वाचन आयोग में, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है निर्वाचित हो रहा है राष्ट्रपति, उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि वर्तमान में अभी जो है सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें जम्मू और कश्मीर जो है हट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पास जो है दोस्तों ये पक्षपात ना हो, ठीक है, उस राज्य को लेकर के। ठीक है, तो इसी कारण विधान परिषद जो है सदस्यों का जो है इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें और कौन सदस्य हैं जो वोट नहीं देते। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में दोस्तों 104 संविधान संशोधन के तहत जो है 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाना था, वो पूरी तरीके से रद्द हो चुका है, तो ये पार्टिसिपेट तो कर ही नहीं सकेंगे। उसी तरीके से जो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है दोस्तों, जो है पूरे राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये जो मनोनीत हुए रहते हैं ये जो है पूरी तरीके से जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, राज्यसभा के 12 मनोनीत जो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं वो इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव ही नहीं हुआ है, तो जो है आप 12 सदस्यों को कैसे चुन सकते हो आप। तो इस तरीके से समझ सकते हो आप कि जो है ये वोट नहीं डालेंगे। ठीक है, तो कौन कौन डाल सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे, और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें वोट डालेंगे। निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो लोकसभा में दोस्तों जिनका आपका क्षेत्र जो है लोकसभा के सदस्य होंगे, जिनको आपने जो वोट दे करके जिताया होगा, जिसको क्या कहा जाता है, एमएलए कहा जाता है। तो ठीक है, सॉरी, लोकसभा सदस्य। ठीक है, एमएलए तो विधायक को कहा जाता है। ठीक है, विधानसभा में जो बैठते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरीके से जो है लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका, राज्यसभा के सदस्य, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ये क्या करते हैं, इस चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें चुनाव किस तरीके से होता है और इसमें मतदान की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। थोड़ा सा जटिल लग सकता है, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे डायग्राम के साथ, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों जो ऊपर में बताया, ऊपर मैंने क्या बताया, अनुच्छेद 54। ठीक है, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब 55, अनुच्छेद 55 के तहत क्या हो जाएगा, उसकी जो प्रक्रिया है, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, प्रक्रिया है, मेथड है, उसको बताया गया है। तो किस तरीके से इसमें चुनाव होगा, तो इसमें होगा दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है इसमें चुनाव होगा। मतलब ये दोस्तों की जो है एकल संक्रमण, मतलब पर्टिकुलर आप एक व्यक्ति को वोट ना दे करके जितने
चुनाव में खड़े हैं उन सभी को क्या हो जाएगा, क्रमवार से आप जब वोट दोगे तो वही क्या कहलाएगा, एकल संक्रमणीय, ठीक है, ये मत पद्धति कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये हमारे पास पहला डायग्राम है और ये दूसरा डायग्राम है। जब तक आप पहले को नहीं समझ पाओगे दूसरे को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप पहले वाले डायग्राम को समझिए, ठीक है। थोड़ा इसको मैं जूम करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये ऊपर वाला जो है हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। ये तीनों के तीनों जो है उम्मीदवार है राष्ट्रपति के पद के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पास मेरे पास वोटर है V1, V2, V3 एंड V4। मेरे पास क्या है, ये वोटर है जो वोट करने वाले हैं। तो देखिए मेरे पास वोट चुनाव में कौन खड़े हैं, ए व्यक्ति खड़ा है, बी व्यक्ति खड़ा है, सी व्यक्ति खड़ा है। अब वोटर पहला जो है दोस्तों जब अपना वोट देगा तो ईवीएम के माध्यम से देगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पहला ईवीएम का प्रयोग कब और कौन से राज्य में किया गया है, ठीक है, और कौन से चुनाव में किया गया है। तो देखिए पहला वोटर जो है, ठीक है, जैसे आप ही हो तो आप क्या करोगे, वोट दे रहे हो, ठीक है। तो आप चाहते हो कि दोस्तों ए नंबर का जो व्यक्ति है वो है राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो आपने प्रेफरेंस दिया, एक नंबर डाल दिया। और उसी के तरीके से देखिए अब जो है प्रेफरेंस, अब सी जो है व्यक्ति उसको जो है आप दूसरे नंबर पर दोगे। अगर मान लो ए व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनता है तो सी व्यक्ति बने। अगर दोस्तों सी व्यक्ति भी ना बन सकता है तो उस समय जो है तीसरा व्यक्ति जो है आप इसको तीसरा नंबर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर उसी तरीके का आपका दोस्त है V2, तो V2 क्या है, वोटर 2 है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो भी चाहता है कि जो आप ए व्यक्ति जो है वो क्या बने, राष्ट्रपति बने। लेकिन अगर ए नहीं बनता है तो दोस्तों उस कंडीशन में बी जो है राष्ट्रपति बने। और जब बी नहीं बन सकता है तो उस कंडीशन में दोस्तों मतलब सी वाला जो है उसको तीसरा प्रेफरेंस देता है। तो उसी क्रम में जो है वोटर 3 और वोटर 4 देता है, ठीक है। इस तरीके से सभी जो है गुप्त रूप से मतदान होता है, ठीक है। उसमें कोई नहीं पता चलता कि किसने किसने वोट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, फिर लास्ट में मतगणना की जाती है। तो मतगणना के दौरान लास्ट में क्या हुआ, सबसे पहले देखा जाता है दोस्तों एक 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 प्रेफरेंस किसको किसको मिला है, ठीक है, कितने लोगों को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक नंबर ये, एक नंबर 2 और एक नंबर 3, मतलब एक स्थान जो है पहला प्रेफरेंस किसको दिए, कितने लोगों ने दिया है, 3 लोगों ने दिया है। उसके बाद देख लेते हैं पहला वाला जो है बी वाले उम्मीदवार को जो है एक स्थान पर कितने व्यक्ति ने दिया है, एक व्यक्ति ने दिया है। और सी स्थान पर दोस्तों इसको कितने व्यक्ति ने दिया है, कोई भी नहीं दिया है पहला प्रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए हमको रिजल्ट यहीं से दिख रहा है कि जो दोस्तों जिसको सबसे ज़्यादा मत मिला है वही क्या बनेगा, राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका जो तीसरा नंबर मतलब 3 वोट जिनको मिला है, ठीक है। अब देखिए अब तो समझ ही पा रहे हो दोस्तों किस तरीके से यहाँ पास वोट देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब कुल 4 उम्मीदवार हैं, 4 में से एक एक देखे होंगे तो ये 3 वोट किसको मिला है, एक को मिला है। और बी को कितना वोट मिला है, एक मिला है। मतलब राष्ट्रपति कौन बनेगा, ए उम्मीदवार, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जब भी पूछा जाएगा कि चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से होता है तो एकल संक्रमणीय की पद्धति से होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखिए कंडीशन क्या हो जाएगा, जब हमारे लिए जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। मान लो क्या हो जाएगा, ए व्यक्ति भी है उसके लिए भी क्या हो रहा है, 2 वोट मिल रहे हैं, बी व्यक्ति है उसके लिए भी 2 वोट मिल रहा है, ठीक है। उसको हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों इस डायग्राम में, ठीक है। ए उम्मीदवार है, बी उम्मीदवार है, सी उम्मीदवार है, वोटर 1 है, वोटर 2 है, वोटर 3 है और वोटर 4 है, ठीक है। सभी ने वोट दिया। वोटर ए जो है इसको पहला क्रम दिया, इसको दूसरा क्रम दिया, इसको तीसरा क्रम दिया, ठीक है। वोटर 2 है, इसको पहला क्रम दिया, दूसरा और तीसरा क्रम दिया। वोटर 3 जो है दोस्तों इसको दूसरा, इसको पहला, इसको तीसरा। और उसी तरीके से वोटर 4 जो है इसको दूसरा दिया, उसके बाद क्या होगा, पहला उसके बाद तीसरा। अगर हम लोग देखें पहला क्रम जो है ए को 2 मिला और वो उम्मीदवार बी को भी कितना मिला, 2 मिला। इस कंडीशन में दोनों का वोट देखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 2-2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब दोनों बराबर हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, द्वितीय मतगणना करना पड़ेगा। पहला प्रेफरेंस हमने देखा कि 2 व्यक्ति उम्मीदवार जो है पूरी तरीके से बराबर आ रहे हैं, तो 2 व्यक्ति को तो राष्ट्रपति नहीं बना सकते भाई, ठीक है। बनाएंगे तो सिर्फ एक ही को बनाएंगे ना। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको करना पड़ेगा द्वितीय चरण की मतगणना करनी। वोटिंग नहीं होगा, ठीक है, वोटिंग हो चुका है, हमको करना पड़ेगा द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ेगी, जिसमें हम लोग देखेंगे अब दूसरी प्रेफरेंस किसको मिला है। तो पहला क्रम में देखेंगे ए उम्मीदवार को जो है यहाँ पास 1 और ये 2, तो 2 मिला है यहाँ पास, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पास किसको मिला है, इसको मिला है 1
उसी तरीके से यहाँ पास अगर देखेंगे, यहाँ पास 2 कितनों को मिला है, 1 व्यक्ति को मिला है। इस तरीके से 4 व्यक्तियों ने वोट किया है दूसरे प्रेफरेंस के लिए, तो वो यहाँ पास इसको 2 मिला है, यहाँ पास 1 वोट मिला है, यहाँ पास 1 वोट मिला है। मतलब जो सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला है दोस्तों? ए को मिला है। तो इस समय जो कंडीशन में जो है राष्ट्रपति बनेगा वो कौन बनेगा? उम्मीदवार ए बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो निर्वाचन की जो रीति है अनुच्छेद 55 ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, एकल संक्रमणीय की मत पद्धति के द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, और इसमें जो रीति है, इसका जो मेथड है वो अनुच्छेद 55 के तहत हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों और नेक्स्ट पॉइंट इनका, अब जो है इनका कार्यकाल के बारे में। तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 56 में उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है, क्योंकि दोस्तों जब तक उनके कार्यकाल के बारे में नहीं बताओगे तो दोस्तों पूरे जो है लाइफ टाइम तक अगर ऐसा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसमें क्या होगा, इसके लिए कार्यकाल जो है निर्धारित की गई है। तो इसमें जो है राष्ट्रपति जो है अपने पद ग्रहण की तिथि, मतलब जिस तारीख को वो अपना पद ग्रहण कर रहे हैं राष्ट्रपति के तौर पर, उनकी अवधि से लेकर के 5 वर्ष की अवधि तक वो पदभार को धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से दोस्तों अनुच्छेद 57, तो इसमें जो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो दोस्तों पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता मतलब क्या हो गया, अगर कुछ कारणवश, ठीक है, जो इलेक्शन कंप्लीट हो गया, अब चुनाव कंप्लीट होने के पश्चात जो है फिर से चुनाव होना है, तो फिर से चुनाव अगर होगा तो वो फिर से क्या कर सकता है, अपना जो है दावेदारी रख सकता है। ठीक है, अब चुनाव के लिए कि मैं फिर से राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, तो दोस्तों इसके लिए और भी थोड़ी सी प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ेगा, जो सामान्य तौर पर पहले ही गुजर चुका होगा वो तब। ठीक है, सामान्य तौर पर सभी जो है निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कुछ प्रोसेस होती है, आगे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जो एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति चुनाव पर लड़ा जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 57 के तहत बताया गया है। तो जैसे अमेरिका में जो है दोस्तों एक व्यक्ति मात्र कितने बार बन सकता है दोस्तों? 2 बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, कितने बार बन सकता है? 2 बार बन सकता है, लेकिन तीसरे बार जो है वो उम्मीदवार के रूप में जो है राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। कहाँ? अमेरिका में। तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों भारत में कई बार बन सकता है। ठीक है, जीवन पर्यंत तक नहीं, लेकिन अधिकतम जो है 65 वर्ष की उम्र तक ही बन सकता है। ठीक है, अब दोस्तों एकमात्र जो ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद बने हुए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने वाले जो एकमात्र राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले कार्यकाल में और दोस्तों दूसरा कार्यकाल लगातार जो है वो राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की पद की योग्यता। तो जो उम्मीदवार हैं उसमें फॉर्म फिलअप करने वाले हैं किसके लिए दोस्तों? राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन मंडल में। तो उनके लिए योग्यताएँ भी होनी चाहिए। तो वो क्या हो, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा क्या है 35 वर्ष की आयु के हों। ठीक है, मतलब जो है 35 वर्ष से कम के बिल्कुल ना हो, 35 वर्ष या 35 वर्ष के अधिक हों। ठीक है, साथ ही साथ लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? मैंने पिछले वीडियो में बताया कि लोकसभा का जो सदस्य बनने हैं दोस्तों, तो उसकी जो योग्यता हो कि भारत का नागरिक हो, और साथ ही उसमें आयु पूछता है, तो उसमें जो है दोस्तों 25 वर्ष की आयु से अधिक का होना चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से राज्यसभा में पूछता है तो राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये तो सभी में होता ही है। ठीक है, और साथ ही साथ अब जो है दोस्तों, अब वो राष्ट्रपति बनने वाला है कोई भी व्यक्ति, तो कोई भी बन सकता है क्या ये? क्योंकि जो है भारत का नागरिक तो मैं भी हूँ भाई, 35 वर्ष की उम्र के बाद तो मेरे भी कुछ उम्र 35 वर्ष के बाद होगी। ठीक है, उसी तरीके से लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता मेरे में भी है, क्योंकि दोस्तों लोकसभा के सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र जो है 25 वर्ष का होना चाहिए, कोई भी जो है सरकारी या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मैं तो रिजाइन दे दूंगा। ठीक है, अगर कोई जॉब करते रहूँगा गवर्नमेंट तो। ठीक है, तो इस तरीके से सारी योग्यताएं मेरे पास भी है। तो क्या मैं राष्ट्रपति का पद लड़ सकता हूँ? प्रश्न आपसे दोस्तों, क्या ये सभी योग्यताएं आपके पास है? बहुत सारे व्यक्तियों के पास ये योग्यताएं हैं, तो क्या वो राष्ट्रपति के पद लड़ के लिए योग्यता रखते हुए राष्ट्रपति का पद जो है उसमें चुनाव में भाग ले सकते हैं? तो इसके लिए एक कंडीशन रखा गया है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, कोई भी जा कर के क्या हो जाएंगे दोस्तों, राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट में फॉर्म भर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए एक और कंडीशन रखा गया है कि निर्वाचन मंडल, ठीक है, क्या इसको अच्छे से समझिए, निर्वाचन मंडल क्या होता है? जिसमें मैंने बताया लोकसभा, राज्यसभा और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के जो विधायक होते हैं वो, उन सबको मिलाकर के निर्वाचन मंडल कहा जाता है। तो इसके तहत दोस्तों आपको जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होगी। मतलब 50 प्रस्तावक कौन होगा दोस्तों? जो ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचन मंडल, मतलब क्या होगा, आपका लोकसभा का सदस्य होगा या फिर राज्यसभा का सदस्य होगा या फिर केंद्र या केंद्र
राज्य के विधायक मतलब ठीक है, तो एमएलए, तो यहाँ पास के जितने भी सदस्य होंगे दोस्तों उसमें से 50 प्रस्तावक होना चाहिए। संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 प्रस्तावक। मतलब आपके पहचान में कितने व्यक्ति होना चाहिए? 50 जो है व्यक्ति पहचान में होने चाहिए, जो लोकसभा के भी हों, आपके सपोर्ट करते हो ना, पहचान वाली बात नहीं है, सपोर्ट करते हो आपको। तो ये क्या होंगे? 50 प्रस्तावक होंगे और 50 जो है अनुमोदक अलग से और होना चाहिए। बिल्कुल जो प्रस्तावक जो है उसको फिर से अनुमोदक बना दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो 50 जो है अनुमोदक भी होने चाहिए। इस तरीके से दोस्तों 50 और 50 कितने हो गए? 100। तो मतलब आपके पहचान में 50 विधायक या 100 विधायक या दोस्तों 100 मिलाकर के आपका जो है कोई भी लोकसभा, राज्यसभा या फिर आपका जो है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और जो है आपके केंद्र या राज्य के विधानसभा के सदस्य जो है पूरी तरीके से आपके पूरे सपोर्ट हो करने चाहिए 100। तो दोस्तों इतने ला सकते हो तो बिल्कुल आप जो है राष्ट्रपति के पद की योग्यता आपके पास है। तो आप ये अगर 100 कैंडिडेट आप जो है आपके सपोर्ट करते हैं तो आप बिल्कुल राष्ट्रपति के लिए जो है फॉर्म फिलअप करके आप जो है राष्ट्रपति का जो है चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्टी वाली बात है। ठीक है ना, तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों और भी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद नंबर 59। तो राष्ट्रपति के पद के लिए और भी कुछ शर्तें हैं। तो पहला है दोस्तों इसमें जो है 15,000 की जो जमानत राशि जमा करनी होगी। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि कितनी जमानत राशि जो है जमा करना पड़ती है। तो दोस्तों इसमें जो है 15,000 की जमानत राशि जो है जमा करनी पड़ती है। ठीक है, और इसमें ऊपर वाला क्वेश्चन भूल गया था कि इसमें जो है कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की जरूरत पड़ती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो 50 प्रस्तावक और 50 जो है अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की जो शर्तें हैं वो तो पता ही हो चल चुका होगा कि पागल ना हो। पागल मतलब दोस्तों मेंटली जिसका क्या हो, डिसेबल हो, जो कुछ हरकतें, पागल मतलब आप समझ ही चुके होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। और दूसरा जो है दोस्तों दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब क्या होगा? मतलब जितना संपत्ति है उस व्यक्ति के पास उससे ज़्यादा उसके पास अगर कर्जा है मतलब उसको क्या कहा जाता है? दिवालिया कहा जाता है। ठीक है, और दिवालिया कौन घोषित करता है दोस्तों? बैंकों के द्वारा जो है पूरी तरीके से जो है घोषित कर दिया जाता है दिवालिया। दिवालिया जैसे विजय माल्या हो गया, उनके वो क्या है ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज ले लिया है और जो है पटा नहीं पा रहा है अपनी जो है कर्जे को, तो ये क्या हो गया? दिवालिया हो गया। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति इसमें जो है चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इनका शपथ, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अब चुनाव हो गया, उस सब चीज़ भर लिया, चुनाव जीत गया, एकल संक्रमणिक पद्धति के द्वारा चुनाव के पश्चात उनका रिजल्ट आया, जीत भी गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? उनका शपथ आ गया। तो कौन सा अनुच्छेद में आ गया? अनुच्छेद नंबर 60 में जो है राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति दिलाता है? मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति का जो शपथ है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और ऐसा कंडीशन ये भी पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति का जो शपथ है सुप्रीम जो है मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के। इनकी अनुपस्थिति में जो है कौन जो है राष्ट्रपति का शपथ दिलाता है? तो जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो हैं वो जो है शपथ दिलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रश्न को पूछा जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों जब क्या हुआ, ये शपथ दिला गया, कार्यकाल अच्छा चल रही है, लेकिन क्या हुआ कुछ कंडीशन ऐसी आ गई जिसको हमको राष्ट्रपति को हटाना है। ठीक है, वो अपना जो है राष्ट्रपति जो है अपने दायित्व को ना समझते हुए कुछ ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं या फिर जो है कुछ भ्रष्टाचार के मामले आ चुके हैं जिन पर उन पर कार्यवाही नहीं की जा सकती, तो उनको पद से हटाना है। तो क्या कहा जाएगा? उन पर महाभियोग लगाया जाएगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो बात कही गई है अनुच्छेद 61 के तहत की गई है। ठीक है, तो पूरे आर्टिकल जो है दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पास जो है दोस्तों राष्ट्रपति का जो है क्या किया जाएगा? महाभियोग, मतलब उनके पद से हटाना ही हमको क्या कहलाता है? महाभियोग कहलाता है। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? उसको डायरेक्ट पद से हटा देंगे? क्या नहीं हटा सकते ना कि चल हट, तो आप ऐसा कर रहे हो, आप बिल्कुल नहीं कर सकते, तो आप जो है त्याग पत्र दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों राष्ट्रपति का जो है दोस्तों आप इस तरीके की प्रोसेस से नहीं गुजर सकते। जिस प्रोसेस से गुजरा जाता है उसको ही महाभियोग कहलाता है। जब राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाता है, ठीक है, या दूसरा जो दोस्तों संविधान पर अतिक्रमण करने पर जो है उल्लंघन किया जाता है संविधानों का, तो इसे महाभियोग लगाया जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं महाभियोग की प्रक्रिया किस तरीके से ली जाती है। तो हम जानते हैं दोस्तों सदन होती है हमारे, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा दोस्तों किसी भी सदन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग लगाना मतलब दोस्तों प्रक्रिया को हटाने की बात जो है उनके द्वारा सोची जाएगी, जैसे लोकसभा के सदस्यों के द्वारा या फिर राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा जो है सोची जाएगी। और जैसे भी सोचना है
उनसे 14 दिन पहले, ठीक है, महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है लिखित सूचना दी जाती है कि हम आप पर महाभियोग लगाने वाले हैं, ठीक है, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, ठीक है। आवेदन जो लिखा रहेगा उसमें दोस्तों 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। 1/4 मतलब दोस्तों 1/4 गुना 100, अगर परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और क्या हो जाएगा 4 पच्चीसम 100, मतलब 25% व्यक्ति जो है उसमें पूरी तरीके से जो है सदस्यता के लिए हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। मतलब 100 अगर सदस्य हैं दोस्तों, उनमें से क्या करेंगे 25 व्यक्ति जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे कि हाँ इनको हटाना है, ठीक है। उसके बाद जो है संसद में जिस भी सदन में प्रस्तावित पारित हुई है, अगर लोकसभा में हुई है तो लोकसभा में, अगर राज्यसभा में हुई है तो राज्यसभा में पहले उस सदन में 2/3 सदस्य जो है प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर देंगे। पहले है दोस्तों कितना हुआ, पहले से आपका जो है 25% व्यक्तियों ने उसको जो है प्रस्ताव भेजे हैं वहाँ पास, ठीक है। अब प्रस्ताव को क्या करना है, पारित भी करना है। तो पारित करने के लिए दोस्तों जहाँ पर जितने बचे हैं उनमें से 2/3 जो सदस्य हैं उसने उनका भी मत होना बहुत ही आवश्यक है। 2/3 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो है कितना हो जाएगा, ये 66%, ठीक है। तो 66% जो है पूरी तरीके से यहाँ पास जो है बहुमत मिलनी चाहिए। उसके बाद जो है दोस्तों ये एक सदन से प्रस्ताव पारित हो गया। मान लो पहला स्टार्ट हुआ है लोकसभा में, तो लोकसभा में से क्या हुआ दोस्तों, 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, उसके बाद 2/3 सदस्यों ने उसको बहुमत से पारित कर दिया। अब लोकसभा का काम कंप्लीट, मतलब राष्ट्रपति को हटाना ही है। अब ये पद जाएगा दोस्तों, जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा के पास जाएगा। अब राज्यसभा में तो हमको प्रस्तावक नहीं चाहिए, सिर्फ हमको बहुमत चाहिए, मतलब 2/3, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 66% जो है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा जो है अगर वो पारित होता है तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होगा, ठीक है। और 2/3 बहुमत से जो है अगर पारित नहीं होता है तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों, अगर एक भी सदन में नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपना पद नहीं त्यागेगा, ठीक है। उस पर कोई भी दबाव नहीं बनाया जा सकता। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। प्रश्न ये भी पूछता है दोस्तों कि जो है महाभियोग की प्रक्रिया कौन से सदन से पहले शुरू होती है, तो लोकसभा से या राज्यसभा से या दोनों से, या फिर जो है विधानसभा, इस तरीके प्रश्न घुमा देता है। तो आप किसी भी सदन से जो है यह चुनाव प्रक्रिया जो है महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियाँ। अब भाई चुनाव हुआ, अब सीधा कुछ कार्य किया हमने, उसको पद से भी हटाने की बात कह दी, लेकिन भाई उसके पास भी कुछ पावर हैं, कुछ शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो वो उनकी शक्ति के बारे में पूरी बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो थोड़ा सा और है तो आप थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यहाँ से पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में। और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं पूरी तरीके से बताने वाला हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति से रिलेटेड और भी कोई भी टॉपिक ना छूटे, इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं नियुक्ति संबंधी अधिकार। तो जो है राष्ट्रपति जो है पूरी तरीके से उनके अधिकार है नियुक्ति से लेकर के, मतलब भाई इतना बड़ा पद है तो किसी को नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मतलब क्या है सर, ठीक है। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री की जो सलाह पर जो है मंत्री परिषद की जो है गठन किया जाता है, मतलब जो है प्रधानमंत्री जो है गठित होने के पश्चात जो है, क्योंकि जो है, और प्रधानमंत्री कौन बनता है दोस्तों, प्रधानमंत्री का अलग से टॉपिक है जिसमें मैं बताऊंगा, जिसमें लोकसभा के बहुमत का जो नेता होता है वही कौन बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। और प्रधानमंत्री जो है अन्य जो है सलाहकार की जो है मंत्रिपरिषद में नियुक्ति की जाती है, जैसे क्या हो गया आपका गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, इन सब की मंत्रियों का परिषद बनाता है। उसी तरीके से दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति कौन करता है दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उनके जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो सेंटर जो है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। और जो है नियुक्ति तो करता है, लेकिन दोस्तों ये जो अगर त्याग पत्र देना है राष्ट्रपति तो वो किसको देगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही देगा। और शपथ भी ग्रहण करेगा तो किसके सामने ग्रहण करेगा, मुख्य न्यायाधीश के सामने ग्रहण करेगा। और ये इसका जो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। उसी तरीके से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करता है कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब इसको क्या कहा जाता है, कैग के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा जो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 315 अनुच्छेद क्या होता है, जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता ही होगा दोस्तों। जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, तो यूपीएससी के अध्यक्ष की जो नियुक्ति भी करता है कौन करता है, आपका राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति मतलब दोस्तों आपका जो है कानून संबंधी जो
शक्तियां हैं वो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक या कानून जो है पारित नहीं होगा। आपको पता होगा क्योंकि दोस्तों 3 स्टेप में जो है गुजरता है, मैंने पहले ही बताया है। पहला स्टेप जो है लोकसभा में जाएगा, दूसरा स्टेप जो है राज्यसभा में जाएगा और तीसरा स्टेप जो है आपका जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति के बाद पहुंचने के पश्चात सिग्नेचर होगा, तभी वो जो कानून है माना जाएगा। उसी तरीके से राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार रखता है। संयुक्त अधिवेशन क्या कहलाता है? जिसमें जो है आपका लोकसभा और राज्यसभा जो है दोनों इंक्लूड होते हैं, जब क्या हो दोनों के दोनों जो है राष्ट्रपति के अंतर्गत बुलाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है किसके पास होता है? राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष भी कर सकता है, लेकिन लोकसभा के जो है ये अधिकार जो है किसको भी मिला है? राष्ट्रपति को भी मिला है। ठीक है, उसी तरीके से संसद के विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। कौन कौन से विधेयक को? धर्म विधेयक को, नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमा क्षेत्र एवं नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक, उसी तरीके से संचित निधि में व्यय करने वाले जो विधायक होते हैं उनका जो पूरी तरीके से पहले सिग्नेचर या पहले आवेदन या पहले जानकारी जो है राष्ट्रपति को दिया जाता है। ठीक है, इनका जो है अनुमति आवश्यक होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं और भी कुछ शक्तियाँ हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्ति के अंतर्गत जो आता है संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। तो संसद को जो है मनोनीत करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो पहला जो है दोस्तों राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है, जिसमें खेल, विज्ञान, साहित्य जगत, ठीक है, वैज्ञानिक, इन सब तरीके से पूरे 12 अलग अलग क्षेत्रों से दोस्तों जो है लिया जाता है। इनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। पहले भी क्या होता था दोस्तों, आपका लोकसभा में भी 2 सदस्यों को लिया जाता था। ठीक है, पहले लोकसभा में 2 अलग अलग आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति, मतलब क्या होता है, एंग्लो इंडियन कहा जाता है। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। देखिए, एंग्लो इंडियन मतलब क्या होता है, महिला जो है इंडियन है, ठीक है, इंडियन है, और जो है दोस्तों आपका जो है पुरुष है जो कोई अंग्रेज है, मतलब क्या है, ब्रिटेन का है। इन दोनों से जो है जन्म लेने वाला जो पुत्र है या पुत्री है, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, जो दोस्तों लोकसभा में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये इसको क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियन। तो इनके लिए दोस्तों पर्टिकुलर 2 सीटें रिजर्व रखा गया था। ठीक है, 2 सीटें रिजर्व रखा गया था, उसको जो है पूरी तरीके से हटा दिया गया है। भारतीय संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत जो है ये आरक्षण खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो अब लोकसभा में 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं चुने जाते। ठीक है, अब देख लेते हैं राजनीतिक शक्तियाँ। तो राजनीतिक शक्तियाँ क्या होती है, जब दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि होती है तो किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। उसी तरीके से बोलते हैं बहुत सारे जिन लोग गाँव में, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो हमेशा विदेशों में ही घूमते रहते हैं, अपने देश को संभाल नहीं पा रहे हैं, विदेश में घूमने, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से जो है प्रधानमंत्री या कोई भी अन्य मंत्री आए हैं, विदेश मंत्री भी, यहाँ तक तो ये समझौता नहीं कर सकते। समझौते करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। भले रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये सब क्या होता, विदेश चले जाते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन जो समझौता होता है दोस्तों उस नाम से नहीं जाते, समझौता सिर्फ राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। ठीक है, देख लेते हैं, राष्ट्रपति जो है विदेश के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है। ठीक है, एम्बेसडर जो नियुक्त होते हैं दोस्तों विदेश में, क्योंकि दोस्तों भारत के अलावा जो है दूसरे देशों में भी तो अपना आदमी होना चाहिए ना, अब आधिकारिक आदमी, तो उसे ही क्या कहा जाता है, जैसे हमारा भारत के अंतर्गत हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, कंट्रोल चल रहा है, लेकिन विदेशों में क्या हो रहा है उन सब की जानकारी, क्योंकि दोस्तों भारत से भी अगर कोई क्या हो रहा है, अमेरिका में जा रहा है, तो अमेरिका में भी हमारा अपना भारत का राजदूत जो है वहाँ पास नियुक्त होगा। ठीक है, जो उसकी जो है देख रेख करेगा, उनकी समस्याओं को समझेगा। ठीक है, तो इस तरीके से राजदूतों की जो नियुक्ति है वो किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और भारत में जो है विदेशों की नियुक्ति, ये क्लियर हो गया। तो चलिए उसी तरीके से दोस्तों जो विदेश के होते हैं, तो विदेशों के भी जो राजदूत हैं वो भारत में हैं। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि विदेशों के राजदूत हमारे भारत में नहीं है, भारत में भी हैं। अमेरिका के राजदूत हैं, आपके नेपाल के हैं, आपका भूटान के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे भारत में भी विदेशों के जो राजदूत हैं वो नियुक्त हुए हैं वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, राष्ट्रपति के अधिकार एवं उनकी शक्ति के अंतर्गत आता है सैन्य शक्ति। तो सैन्य शक्ति में दोस्तों की बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। तो मेन लीडर कौन है? राष्ट्रपति होता है। बचपन में हमने पढ़ा है भारत के संविधान के अंतर्गत जो प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख, सैन्य प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी तरीके से सभी बलों का मतलब क्या हो जाएगा? थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन सभी प्रमुख कौन होता है दोस्तों? आपका राष्ट्रपति होता है। दरअसल
असल में क्या हो गया, थल सेना का प्रमुख, वायु सेना का प्रमुख, जल सेना का प्रमुख, इन सब का अपना अपना प्रमुख होता है। और ये सभी जो प्रमुख है दोस्तों वो कहीं ना कहीं दोस्तों रक्षा मंत्री से जुड़े होते हैं। रक्षा मंत्री कौन होता है, कैबिनेट का मंत्री होता है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो रक्षा मंत्री होता है दोस्तों वो पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में होता है, राष्ट्रपति के कंट्रोल में होता है। ठीक है, चाहे नीचे के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर क्यों ना हो, ठीक है, और क्योंकि जो अपने देश में सेवा दे रहे हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, किसी न किसी बड़े अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। और वो बड़े बड़े अधिकारी जो है नेता के अंतर्गत आते हैं। रक्षा मंत्री कौन होता है, नेता ही तो होता है। ठीक है, और वो जो है पूरी तरीके से किसके अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्ति के अंतर्गत होता है क्षमादान की शक्ति, जो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अपराध एवं उसके लिए क्षमा करने की जो शक्ति है वो क्षमादान की शक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। अधिकतर केसेस जो होती हैं जो दोस्तों क्षमादान के लिए वो जाती है फांसी की या फिर मृत्यु दंड के लिए दोस्तों दिया जाता है उसमें। ठीक है, जब क्या होता है आपका नीचे वाले सदनों नीचे वाले कोर्ट से ऊपर कोर्ट से जाकर सर्वोच्च न्यायालय तक जो है व्यक्ति अपना केस लड़ता है, उसके बाद उसको जो है नहीं मिल पाती उस पक्ष में उसको वोट उस पक्ष में उसको निर्णय या फिर उसका जो है पूरी तरीके से कहा जाए तो उसको उसके पक्ष में दोस्तों सुनवाई नहीं हो पाती, तो वो अपना जो है दोस्तों क्षमा मांगने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों विशेष शक्तियाँ। तो विशेष शक्तियों में क्या होता है कि जो है राष्ट्रपति को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक वो क्या है अपने पद पर हैं। तो इतना पावरफुल होता है जो राष्ट्रपति का पद। ठीक है, तो ये दोस्तों आप कोई भी इसमें जो है कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता, चाहे वो किसी को भी मार डाले या किसी का भी किस तरीके से भी मानहानि का कुछ भी कर सके। ठीक है, चाहे 50 भी मर्डर कर लेगा तो अगर वो राष्ट्रपति है तो आप कोई भी उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता, उस पर कोई भी फौजदारी मामला, ठीक है, गुंडागर्दी, इन सब का जो है केस नहीं चलाया जा सकता। रीज़न क्या है कि वो पद पर हैं। ठीक है, जैसे ही पद पर त्यागेंगे तो उस पर भी क्या है लगातार जो है कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो विशेष शक्तियाँ हैं उनको। और इसके बाद आता है दोस्तों आपातकाल की शक्ति। आपातकाल की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि आपातकाल की कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से आपातकाल जो है भारत में लागू हो चुका है, डिटेल से समझाइए। ठीक है, तो या फिर कौन सा आपातकाल जो है भारत में लागू नहीं हुआ है। तो इसमें दोस्तों मुख्य आपातकाल के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है दोस्तों राष्ट्रपति शासन और तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल। अगर इनके अनुच्छेद के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट है 352, 356 और 360। ठीक है, जो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की जो अनुच्छेद है ये है 352 में, 352 हो गया। उसके बाद क्या करोगे आप +4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका राष्ट्रपति शासन आ जाएगा जो अनुच्छेद 356 में आएगा। उसी तरीके से तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल जो है दोस्तों अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। जब क्या करोगे 356 में जब 4 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, तो 352 में 4 जोड़ोगे तो 356, 356 में 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 360। ठीक है, अब दोस्तों इसका राष्ट्रीय आपातकाल जो है और राष्ट्रपति शासन दोनों जो है भारत में अप्लाई हो चुका है। जो राष्ट्रपति का वित्तीय आपातकाल है ये अभी तक नहीं अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है वित्तीय आपातकाल अभी तक जो है अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न ये पूछा जाता है दोस्तों कि वित्तीय आपातकाल क्यों नहीं हुआ है, तो क्योंकि ऐसा कंडीशन दोस्तों आया ही नहीं है, भारत में स्थिति पैदा ही नहीं हुआ है कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाए। ठीक है, तो 360 मतलब क्या हो जाएगा 360 रुपये मतलब क्या हो जाएगा। और ये जो है दोस्तों वित्तीय मतलब क्या होता है, पैसा से संबंधित है। जब पैसे की लेन देन या फिर भारत की आर्थिक स्थिति पैसों की मामला में पूरी बिगड़ जाए तब उसको क्या कहा जाता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल मतलब विदेशों में से कुछ ऐसी स्थिति जब हमला हो गया तो पूरा अर्थव्यवस्था बिगड़ गया। ठीक है, साथ ही साथ रहने खाने वाने की जितनी पूरी आर्थिक जो जनताएं हैं पूरी समस्याएं से घिर चुकी है, या फिर आंतरिक अंदरूनी जो है पूरी तरीके से क्या कहा जाए झगड़ाएं स्टार्ट हो गई, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में आपस में इतनी झगड़ा हो गई कि व्यवस्था को संभालना मुश्किल हो गया। तो पूरी तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है 352 के अंतर्गत। ठीक है, उसी तरीके से राष्ट्रपति शासन जब क्या होता है किसी ये पर्टिकुलर, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल को जो दोस्तों पूरे देश में अप्लाई किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन को दोस्तों धीरे धीरे करके जो है कोई भी राज्य में पर्टिकुलर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जब किसी राज्य के द्वारा वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ के राज्यपाल के द्वारा जो है कंट्रोल में ना आ रहा हो, अव्यवस्थित हो जा रहा हो, तो पर्टिकुलर जो है उस क्षेत्र को संभालने के राष्ट्रपति जो है अपना शासन व्यवस्था संभाल लेता है। तो क्या कहलाता है, वो राष्ट्रपति शासन कहलाता है। और पहला राष्ट्रपति शासन जो है कब लगाया गया था दोस्तों,
तो ये पंजाब के पेप्सू नामक जो जगह है वहाँ पास क्या हुआ, लगाया गया। ठीक है, तो यहाँ पास अनुच्छेद जो है दोस्तों याद रखिए, जो है 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपातकाल। चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों, थोड़ा सा बस देखिए, थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा वीडियो। लास्ट स्लाइड है ये, देख लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और द्वितीय कार्यकाल के राष्ट्रपति कौन है, ये भी प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, द्वितीय कार्यकाल के राष्ट्रपति कौन है, तो उस समय भी कौन है, राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि लगातार जो है जो राष्ट्रपति 2 बार बने हैं। ठीक है, तो एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं अभी तक वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा सिंह पाटिल। आपको पता ही होगा, निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति, मतलब सिर्फ चुनाव के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़े थे कि मैं जो है, जिसके पास कितने अनुमोदक थे दोस्तों, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आराम से थे, तो वो क्या हुआ, आसानी से जो है चुनाव कराने की व्यवस्था ही नहीं हुई। तो निर्विरोध जीतने वाले जो राष्ट्रपति है वो नीलम संजीव रेड्डी है। और दोस्तों पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, और उसी तरीके से दोस्तों राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई वो कौन थे, आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, और दूसरा फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा जाता है जाकिर हुसैन से रिलेटेड कि जो है अपनी कार्यकाल के अकॉर्डिंग जो है मृत्यु किसकी हुई, तो ये जाकिर हुसैन और जो है फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो दोस्तों इस तरीके से राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बताए, और उम्मीद करता हूँ राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे आप आसानी से ज़रूर बता दोगे। ठीक है, तो यहाँ पास से जितने भी क्वेश्चन बनता है, जितना भी समझाने की कोशिश किया मैंने दोस्तों, जितनी जानकारी थी मैंने आपको ज़रूर बताया है। और कोई भी समस्या आती है, कोई भी अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। और दोस्तों जैसे मैं पढ़ाते रहता हूँ तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के ज़रूर रखिए, क्योंकि जब भी स्क्रीनशॉट लेते हो तो वो क्या होता है, गैलरी में सेव हो जाता है। जब भी आप खाली समय रहते हो तो गैलरी छानते हो, तो गैलरी में जब देखते रहते हो तो कुछ क्वेश्चन जो है दिमाग में आ जाता है, तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया कोई भी जो जानकारी है वो आपके दिमाग में फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो रिवाइज करने के लिए स्क्रीनशॉट लिए हुए कुछ पिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट दोस्तों जरूर ले लिया कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा दोस्तों मेरा जो आएगा वो होगा मौलिक अधिकार से संबंधित। तो मौलिक अधिकार क्या है, उन सब के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। उससे पहले जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट से ही दोस्तों आपके इसी कारण ही हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो को अच्छे अच्छे बनाने के लिए, नए नए वीडियो आपके लिए लाने के लिए। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।